कुंभलगढ़ विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे नीरज सिंह राणावत ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। भाजपा कांग्रेस सहित कुल 9 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। नीरज कहते हैं कि उनको जीत का पूरा भरोसा है क्योंकि वो 5 साल जनता के बीच रहे हैं। जन टीवी के साथ खास बातचीत में उन्होंने शेयर किए अपने अनुभव और चुनावी समीकरण। राजस्थान में सियासी महासमर में हर विधानसभा क्षेत्र महत्वपूर्ण है और उसमें चुनाव लड़ने वाले और महत्वपूर्ण हैं। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के कुंभलगढ़ विधानसभा क्षेत्र की। वादियों के बीच और मार्बल के लिए अपनी अलग पहचान रखता है। यहाँ का सीताफल जितनी मिठास रखता है उतने ही स्वभाव में यहाँ के लोगों के में भी देखा जा सकता है। हमारे साथ निर्दलीय प्रत्याशी नीरज राणावत जी हैं। उनसे हम चर्चा करेंगे और जानना चाहेंगे कि क्या उनके मुद्दे हैं और क्या खास वजह है कि लोग उन्हें वोट दें। नीरज जी, जन टीवी में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। क्या खास एजेंडा है आपका और आप चुनाव मैदान में उतरे हैं? सर, एजेंडा 30-35 साल का पूरा मैंने यहाँ पे सर्वे किया। सर्वे में मैंने देखा कि यहाँ पे किसी भी क्षेत्र में काम हुआ ही नहीं। अपन पानी को ले लें, शिक्षा को ले लें, चिकित्सा का ले लें, रोजगार ले लें, परिवहन को ले लो, या छोटी छोटी जो भी मूलभूत सुविधाएं जो मिलनी चाहिए वो कुछ भी यहाँ पे पब्लिक को नहीं मिल पाई। और आप भी क्षेत्र में घूमें तो आपको पता लगेगा कि ओपनली आप लोग जाएंगे तो जनता बताएगी कि वो किन किन चीज़ों के लिए तरस रही है और उसका कोई समाधान यहाँ तक आज तक हो ही नहीं पाया। जनप्रतिनिधियों का दायित्व होता है कि भाई ये सारी जो भी जनता की मांगे उनको पूरा करना उनका दायित्व होता है। और ये लोग सीट पे आते हैं और उसके बाद ये भूल जाते हैं, बेसिकली बिल्कुल भूल जाते हैं, बिल्कुल ध्यान नहीं देते। और इस बार लग रहा है कि ये लोग भूल जाते तो शायद जनता भी इनको इस बार भूलेगी। जनता इस बात का एहसास कर रही है कि वाकई हम लोग पिछड़ गए हैं। आज़ादी के इतने साल बाद बजट एलोकेशन, अनाउंसमेंट्स, तमाम चीज़ें होती हैं, स्कीम्स का जो बेनिफिट उनको मिलना चाहिए जिसके लिए वो बेनिफिशरी हैं वो नहीं मिल पा रहा है। तो उन्हें एहसास हो रहा है इस बात का? बिल्कुल, डेफिनेटली। आप देखो, इनको जैसे दूसरे क्षेत्रों में जाते हैं या जो प्रवासी यहाँ पे हैं लोग बाग, वो बाहर रहते हैं तो उनको लगता है कि यार वहाँ रहते हैं और हम किस क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र का विकास हो ही नहीं पा रहा। इस पूरे एरिया में नेटवर्क का बहुत बड़ा इशू है। तो आप ये चीज़ की पूर्ति नहीं कर पा रहे, आप पानी की सुविधा नहीं करा पा रहे, आप परिवहन की सुविधा नहीं करा पा रहे, आप धार्मिक जितने भी यहाँ पर बड़े बड़े मंदिर है उनका जीर्णोद्धार नहीं करा पा रहे, तो फिर आप करा क्या रहे हैं? या बीजेपी और कांग्रेस दोनों के विधायक रहे हैं तो जनता खासकर किसे दोष दे रही है इस बात का? देखो, 2008 में कांग्रेस की जो जनप्रतिनिधि बने थे और काफ़ी लंबे टाइम से बीजेपी के जनप्रतिनिधि यहाँ पे थे, तो जाहिर बात है कि जो ज़्यादा टाइम रहा तो कहीं ना कहीं रोष उनके प्रति ज़्यादा है। और पब्लिक समझ भी चुकी है कि भाई एक तो वादे करना, घोषणाएं करने से अब हमारा काम नहीं होगा, अब ज़मीनी स्तर पे जो काम करेगा वही आगे आएगा। ये पब्लिक की सोच है। राणा जी, ऐसा लगता है आपको कि हमारे यहाँ पे पार्टियों में बंधे हुए मतदाता ज़्यादा दिखाई देते हैं, बीजेपी है, कांग्रेस है, तो वो एक निर्दलीय प्रत्याशी को इतना कहूँ कि वोट दे पाएंगे या फिर गले लगा पाएंगे? जनता को मैं अगर अपन माने तो अगर इन चीज़ों में नहीं बांधे दोनों में, कांग्रेस और बीजेपी के अंदर, तो बेसिक मुद्दा है यहाँ पे जो आप मानते हैं, चाहे रोजगार का हो चाहे पानी को लेके हो, उन मुद्दों पे ये काम नहीं कर पाए। तो अब पब्लिक को भी लगता है कि यार कब तक हम धर्म के नाते वोट करते रहेंगे। आपको लगता है कि पब्लिक अब इन सब चीज़ों से ऊपर उठ गई और उसको विकास चाहिए? बिल्कुल सर, डेफिनेटली विकास चाहिए, क्योंकि और ये हमने चीज़ समझाई भी है। और आज से नहीं, हम 4-5 साल से उनका देखा है, लोगों के बीच में बैठ के देखा है कि उनको अब वास्तविकता लगने लग गया है कि यार कब तक इस नाम से हम वोट करते रहें। और उनको मालूम है कि हमारी विचारधारा वही है। तो आज मैं गांव में जाता हूँ तो सबको ये कि भाई हाँ, बीजेपी के थे, इनका टिकट कट गया, तो सबको मालूम है तो विचारधारा वही। तो विचारधारा वही है, लेकिन उनको विकास भी चाहिए। तो विकास उनको कहीं ना कहीं लगता है कि भाई अगर मैं आता हूँ तो उनके साथ लग के कर सकता हूँ। चलिए, ये तो बात हुई कि आपने पूरे 35 साल के सफ़र जो यहाँ का सियासत का रहा है उसको देखा है, आपने तैयारी भी की है। एक मैसेज ये जाएगा कि बीजेपी के वोट कट रहे हैं, बीजेपी के वोट डिवीजन होगा तो कांग्रेस को बेनिफिट मिल पाएगा? हाँ, लगता है पब्लिक में, पार्टी में ये चीज़ें जानी चाहिए। पर चुनाव मेरा लड़ने का मकसद किसी भी जनप्रतिनिधि को हराने का नहीं है कि भाई एक अगर यहाँ पे इनकी जनप्रतिनिधि जनता का काम नहीं करा तो इनको हराओ। मेरा चुनाव लड़ने का मकसद है जीतने का। कास्ट फैक्टर भी मायने रखता, आप पे प्रेशर भी रहा होगा कि एक ही जाति के 2 लोग लड़ रहे हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल कास्ट फैक्टर नहीं है। ये सब चीज़ें टिकट लेने के लिए ही चीज़ें बनाई गई है, मेरा मानना है।
नीरज जी, आप पे भी प्रेशर रहा होगा बैठने के लिए? हाँ, काफ़ी प्रेशर तो नहीं बोल सकते सर, फ़ोन आए, दो चीज़ें होती है। एक बोलते हैं कि इसमें एक पूरी लैंग्वेज सेट है कि यार ऊपर से प्रेशर आएगा, अपना नॉमिनेशन वापस लेने का। तो प्रेशर तो क्यों आएगा सर? एक तो प्रेशर आने का मतलब ही हमें पार्टी पर टिकट दिया नहीं, टिकट इसको दे, उन पर प्रेशर है। और सेकंड ये चीज़ है भाई, मैं खड़ा हुआ, जनता ने मुझे खड़ा किया, तो किस चीज़ का प्रेशर करेगी पार्टी? फ़ोन आना प्रेशर नहीं हो सकता। अब आप उसको प्रेशर अपने ऊपर ले लो, वो अलग चीज़ है। फ़ोन आए, काफ़ी फ़ोन आए, पर स्पष्ट मेरा यही उनका कहने का मतलब था कि भाई मैं नॉमिनेशन उठा लूँगा। पर एक बार आप इतने बड़े लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, बड़े बड़े सीटों पे अपने बैठे हैं, इस क्षेत्र में आए, आप क्षेत्र में आए, जनता से बात करें। मैंने ओपन बोला कि आप किसी भी पंचायत, किसी भी गांव को चुने, खुद स्वयं सुने, 100 लोगों को वहाँ इकट्ठा कर लें, 100 लोगों में से अगर एक बंदा भी इनके पक्ष में हो तो मैं नॉमिनेशन उठा लूँगा। राजनीतिक दल, ऑल पार्टीज ये दावा करती हैं कि हमने सर्वे करवाया है, पब्लिक की राय जानी है, उसके बाद हम टिकट फाइनल करेंगे। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं सर, कोई सर्वे का और कोई मतलब नहीं है। ये सब एक जो कार्यकर्ता, नीचे से ऊपर का जो लेवल का कार्यकर्ता है, उसको मन को बहलाने की बातें हैं सारी। जिसकी ऊपर पे सही लाइजिंग बैठती है, सही सेटिंग बैठती है, उसके पक्ष में कितने लोग वहाँ बैठे हैं जो चुनाव समिति में, वो टिकट का आधार है। तो ये तो थोपना कहूंगा मैं एक तरह से कार्यकर्ताओं। तो टिकट ये थोपी है। आप आज अगर वास्तविकता में ये लोग जमीनी स्तर पे उतर के देखें तो 70 से 80% सीटें चेंज होनी चाहिए थी राजस्थान की, दोनों पार्टियों की। उसके बाद जो मतदान होता तो उसको अपन मानते कि यार ये स्वतंत्र, एक स्वच्छ मतदान है। वास्तविक अगर आधार, और मैं निर्दलीय को बहुत अच्छा मानता हूँ साहब, अगर 10, 5, 15 निर्दलीय जीत के आते हैं, जो इतने सालों से जीतते आ रहे हैं, तो जन समूह और जन समर्थन उनके पास है, वो सबसे मजबूत और कद्दावर नेता माने जाते हैं, ना कि पार्टी के सिंबल पर लड़ने वाले मजबूत माने जाते हैं। नीरज जी, एक आखिरी सवाल है आपसे। 25 नवंबर को हमारे यहाँ वोटिंग होगी, कितना भरोसा और कितने आश्वस्त हैं आप? सर पूरा आश्वस्त हैं। जिस अकॉर्डिंग में मैं पूरे क्षेत्र में घूम रहा हूँ, तो कांग्रेस वालों को लगता है कि भाई मैं उस साइड नहीं हूँ, क्योंकि वहाँ पे भील समुदाय, ST का प्रभाव ज़्यादा है, लेकिन मैंने उन क्षेत्र में ज़्यादा काम किया है, तो वहाँ मैं नहीं हूँ। मैं उनको लगता है कि इधर मैं ज़्यादा रहूँगा 20 पंचायत में, तो उनके लिए बेनिफिशियल होगा। इधर वालों को लगता है कि ये यहाँ पे इसका होल्ड है, तो ये हमारे BJP का वोट काट जाएगा, तो हम हार जाएंगे। पर इन दोनों को चुनाव में लगना चाहिए। जो मेरा मत है, दोनों को चुनाव में लगना चाहिए, और मैं सीधा देख के चुनाव लड़ रहा हूँ। और मैं तो आपके माध्यम से ये जनता को बोलना चाह रहा हूँ कि अगर मैं किसी क्षेत्र पे नहीं पहुँच पा रहा हूँ, तो आप ये मानो कि कहीं ना कहीं आप लोग खड़े हैं चुनाव में, आप लोग आंख नाक कान मेरी सब आप लोग हैं। चलिए, नीरज रावनावत जी का साफ कहना है कि एजेंडा एक ही होना चाहिए, और वो विकास। जनता जो चाहती है, आपको उसी तरह से उनकी भावनाओं की कदर करनी चाहिए और उस पर खरा उतरना चाहिए, तो ही जनप्रतिनिधि होता है। राजनीतिक दल मन बहलाने के लिए सर्वे का नाम लेते हैं, जिसे एक ढकोसला करार दे रहे हैं। अगर वाकई टिकट दिए जानी चाहिए तो जन भावनाओं का ख्याल जरूर रखा जाना चाहिए, अदरवाइज तो इसे थोपा हुआ कहा जाएगा। 25 नवंबर को होने वाली वोटिंग को लेकर के इनको पूरा भरोसा है, पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि 3 दिसंबर को उनके पक्ष में फैसला आएगा। कैमरा पर्सन गिरिराज के साथ योगेंद्र शर्मा, जन TV न्यूज, आमेर।